हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके पर। और इस क्लास के अंदर 3 जनवरी को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये टाइम सेविंग क्लास है, आपका बहुत कम समय के अंदर ही कंप्लीट क्लास उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसमें करंट अफेयर्स, लर्न टॉप क्वेश्चन और गायत्री मंत्र है, ये भी इस क्लास के अंदर शामिल है। और इनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 जनवरी 2026 से ही स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा ही लागू कर दिया गया है। तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा घोषणा की गई है कि 1 जनवरी 2026 से ही CBAM, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो इस पर ही वो टैक्स वो लगाया जाएगा, धातुओं पर लगने वाला कार्बन टैक्स स्टील और एल्यूमिनियम पर, जिससे कि निर्यात लागत है वो बढ़ जाएगी। तो ये भारत से ये निर्यात कर, मतलब भारत वो इससे जो यूरोपीय यूनियन से इनसे मतलब निर्यात करता है, तो भारत की भी जो लागत है, निर्यात लागत, वो बढ़ जाएगी। तो ये किसके द्वारा ये टैक्स लागू किया है? तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा ये टैक्स को लागू कर दिया गया है। अब देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन है, इसकी स्थापना 1957 में की गई है रोम की संधि के तहत, और 1992 के अंदर ही मैस्ट्रिक्ट संधि, जो मैस्ट्रिक्ट संधि है, इसके तहत इसका नाम है यूरोपीय यूनियन पड़ा था। और सबसे ज्यादा देश है वो भी 1992 के अंदर ही शामिल हुए थे। लागू हुई थी 1993 के अंदर, और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। मुद्रा को यूरो के रूप में ही अपनाने वाला 20वां सदस्य देश कौन सा है? तो हाल ही में बना है बुल्गारिया। कुल सदस्य देश 27 देश है इसके अंदर ही, तो इनको भी आप याद रख लेना। क्वाड, तो क्वाड में 4 कंट्री शामिल है, भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड कंट्रियों के द्वारा ही मालाबार अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है। इस बार इसका आयोजन गुआम के अंदर किया गया है, जो कि प्रशांत महासागर के अंदर है। तो ये नाम भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। लल्लन टॉप क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं। भारत के 91वें नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल BM बने हैं। 90वीं नंबर की बनी है इमल परती, और 89 नंबर के हैं रोहित कृष्णा, 88 नंबर के हैं दिव्या देशमुख। तो इन सभी का नाम आप याद रख लेना, कोई भी क्वेश्चन है इनके अंदर पूछ सकते हैं। कोप 30 का आयोजन बेलेम ब्राजील के अंदर हुआ है। ICC महिला विश्व कप 2025 का खिताब विजेता भारत बना है, हारा दक्षिण अफ्रीका है। और ये इसका होस्ट था DY पाटिल स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया गया था। भारत की जो टीम है, इसकी कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत सिंह कौर है, वो इसकी कप्तान थी। तो इनका नाम भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और आपका अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास आपकी डेली 1 से 2 बजे के बीच में मैं डेली है इसका करंट जो रिवीजन है वो करवा दिया करूंगी। प्लीज आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप 15 के सब्सक्राइबर है वो जल्दी से करवा दो, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी ये होगा कि हाँ थोड़ा मेहनत कर रही हूँ, वो मेरी सफल हो रही है। तो प्लीज जल्दी से 15 के सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट करवा दो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किसने किया है? चाइना के द्वारा इसका जो सफल परीक्षण हो किया गया है। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है, इसकी स्पीड 5 मैक से अधिक होती है, और इसमें एक जहाज है टाइप 055 डिस्ट्रॉयर जहाज है, उसी से इसको लॉन्च किया गया है। और इसका अन्य नाम क्या है? एंगल स्ट्राइक 20, ये इसका अन्य नाम है। धौनी हाइपरसोनिक मिसाइल, तो जो धौनी है हाइपरसोनिक मिसाइल, इसका भी हाल ही में परीक्षण हो भारत के द्वारा किया गया है। चाइना की राजधानी बीजिंग है, और शंघाई यांगटीसी नदी है, इसी के किनारे शंघाई बसा हुआ है, और एशिया की सबसे लंबी नदी है। हवांगो नदी को चीन का शोक भी कहते हैं। SCO 2025 का आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है? तो चीन के तियानजिन के अंदर हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। इसरो ने कौन सा देश का सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो उसका नाम है USA का। तो इनको भी आप याद रख लेना, क्योंकि महत्वपूर्ण मिशन है, इनको देख लेते हैं। स्पेडेक्स मिशन को PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो का 100वां मिशन को GSLV F15 द्वारा लॉन्च किया गया है। निसार को GSLV F16 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और निसार की फुल फॉर्म है इसरो नासा सिंथेटिक अपर्चर रडार। ब्लू बर्ड, ये यूएसए का है, इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। और रॉकेट का नाम है ILBM 3 M6, 6100 kg वजन ले जाने की इसमें क्षमता है। CMS-03 जो कि सबसे भारी संचार उपग्रह है, इसको भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क के अंदर शामिल होने वाला 9वां शहर कौन सा बना है? तो लखनऊ बना है। 8वें वेतन आयोग के हेड रंजना देसाई बनी है। मोन्था चक्रवात का नाम थाईलैंड ने दिया है। शक्ति चक्रवात है, इसका नाम श्रीलंका ने दिया है। और दित्वा चक्रवात का नाम यमन ने दिया है। और हाल ही के अंदर जो दित्वा चक्रवात है, इसने तबाही श्रीलंका में मचाई थी, और भारत सरकार के द्वारा ही ऑपरेशन सागर बंधु है वो भी श्रीलंका के अंदर ही सहायता पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिन्नी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ममाडी डोम्बोया। तो ममाडी डोम्बोया है, ये गिन्नी के नए राष्ट्रपति बने हैं और इनको 86% मत हो प्राप्त हुए हैं। पार्टी है जुट्टा पार्टी है। 2021 के अंदर ही इन्होंने सैन्य तख्ता पलट किया था और विपक्ष के द्वारा इनका बहिष्कार भी किया है। गिन्नी देश वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है और इसकी राजधानी है कोनाक्री। तो कोनाक्री हो इसकी राजधानी है। सितंबर 2025 के अंदर ही जो ममाडी डोम्बोया है इनके द्वारा नया संविधान भी पेश किया था और ये राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया था और री इलेक्ट मतलब एक बार जो री इलेक्ट है वो भी हो सकते हैं। तो ये सब नए संविधान के अंदर ही शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लंदन टॉप क्वेश्चन। IUCN का 90वां सदस्य देश तुवालू बना है और इसकी बैठक हाल ही के अंदर अबू धाबी में हुई है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो जोएट, फिलिप और पीटर, इन तीनों को मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिला है जो कि वेनेजुएला की रहने वाली है। रसायन विज्ञान का तो ये रिचर्ड उमर यागी और सुसुमा कितागावा, तो इन तीनों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो फ्रांस के एवियन लेस बेस के अंदर किया जाएगा। तो G7 है, इसका गठन 1975 के अंदर ही G6 के रूप में हुआ था। 1976 के अंदर ही कनाडा के शामिल होने पर इसका नाम G7 कर दिया गया था। 7 देश है वर्तमान में, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और ब्रिटेन। 1997 के अंदर ही G8 हो गया था रूस के शामिल होने के बाद में, लेकिन 2014 के अंदर ही रूस के द्वारा यूक्रेन की जो क्रिमिया है उस पर अधिकार करने के कारण ही रूस को इससे बाहर निकाल दिया गया था। तो वर्तमान में इसमें 7 सदस्य ही हैं, लेकिन रूस को शामिल होने के लिए भी जो G7 देश है वो तो बोल रहे हैं, लेकिन रूस इसमें शामिल नहीं हो रहा है। 2025 के अंदर इसकी बैठक का आयोजन कनाडा के अंदर हुआ था और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्क कोनी है, वो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। जब देखते हैं महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2025 के अंदर कहाँ पे हुए हैं। G7 की बैठक दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुई है और G20 की जो बैठक है 2025 के अंदर ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर हुई थी और 2026 के अंदर इसकी बैठक USA में होगी। COP 30 का आयोजन बेलेम ब्राजील में हुआ है। ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील के अंदर हुआ है और ब्रिक्स 2026 के अंदर भारत में होगा। बिम्स्टेक थाईलैंड के अंदर हुआ है। आसियान की बैठक मलेशिया में हुई है। SCO की बैठक हुई है तियानजिन चाइना में और IUCN की बैठक हुई है अबू धाबी के अंदर। तो इन सभी का नाम भी आप याद रख लेना, इंपोर्टेंट है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 लास जले कैस जनो हरकोई को दिया गया है जो कि हंगरी के रहने वाले हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार क्लोर्क, मिशेल H डेओरेट और मार्टिनिस को दिया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है ब्रूनको, रैम्सडेल और शग्गागुची हैं, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार हो दिया गया है। किस देश ने असम के दिग्गज गायक को ही श्रद्धांजलि देते हुए द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया गया है? तो सिंगापुर के द्वारा ही ये नाम चेंज कर दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य ने अपने कैमूर अभ्यारण्य को ही टाइगर बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो बिहार के द्वारा। तो बिहार में वर्तमान में एक ही टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि, जो कि टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। और वर्तमान में जो कैमूर अभ्यारण्य है इसको टाइगर बनाने की जो सैद्धांतिक मंजूरी हो दे दी गई है। सरीसृप उस्मायन केंद्र है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो वो भी पटना बिहार में ही स्थापित किया जा रहा है। अब बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको भी देख लेते हैं। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है वो बिहार में हुआ है और इसका शुभंकर था गज सिंह। पहले स्थान पर महाराष्ट्र आया है। 10वें बिहार के CM कौन बने हैं 10वें नंबर के? तो नीतीश कुमार बने हैं। और विधानसभा के अंदर टोटल सीट कितनी है? तो 243 सीट है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ पे स्थापित हुई है? तो ये भी पटना के अंदर ही। बाढ़ गंभीरता सूचकांक के अंदर पहला स्थान पटना का ही है। रामसर साइट, गोकुल झील, उदयपुर झील और गोगा बील है, ये सब रामसर साइट है वो बिहार के अंदर ही है, जो कि हाल ही के अंदर इनको शामिल किया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साई ताकागुची बनी है, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री है। टाटा एयरवेज नहीं, भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन है वो कहाँ प्रारंभ करेगा? तो वेमागल हरियाणा के अंदर। एशिया कप का खिताब विजेता 9वीं बार कौन बना है? तो भारत बना है। किसको हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पवित्र पिपर हवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली के अंदर ही किया है। पिपर हवा अवशेष जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है और सर्वप्रथम 1898 के अंदर ही कपिल वस्तु के अंदर ही इनकी खोज की गई थी। और यहाँ पर अस्थि कलश है, रतन अभिशेष है, ये सब यहाँ पर मिले हैं। और इसका टाइटल क्या होगा? द लाइट ऑफ द लोटस। तो द लाइट ऑफ द लोटस ये इसका टाइटल होगा।
संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ललन टॉप क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। यूनेस्को की विश्व जैवमंडल रिजर्व के अंदर ही हाल ही में किसको शामिल किया गया है? तो शीत मरुस्थल को शामिल किया गया है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। क्रम के हिसाब से 13वें नंबर का है। बीसीसीआई के वर्तमान में हेड मिथुन मनहास बने हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार मोहनलाल को दिया गया है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन के लेखक कौन है? तो रवि के मिश्रा हैं। तो पुस्तक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा याद रख लेना। नंबर 7 देखते हैं। भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्पीकर ट्रेन कहाँ प्रारंभ करेगा? तो गुवाहाटी से हावड़ा के मध्य। तो वंदे भारत स्पीकर ट्रेन है, इसकी घोषणा अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कर दी गई है, जो कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। और एक गुवाहाटी से हावड़ा के मध्य इसका शुभारंभ किया गया है। असम के अंदर गुवाहाटी है, हावड़ा है पश्चिम बंगाल में। तो जनवरी 2026 के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको हरी झंडी वो दिखाई जाएगी। और इसमें कोच कितने होंगे? 16। भारत की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन ये दिल्ली से वाराणसी के मध्य शुरू की गई है। सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो नमो भारत है, दिल्ली से मेरठ के मध्य शुरू की गई थी। सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास है, 4.5 किलोमीटर लंबी है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है। अर्थशास्त्र के लिए ही पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार मनमोहन सिंह जी को दिया गया है। भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं। यूएस ओपन 2025 का विजेता मेल में विजेता है कार्लोस अल्कराज। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। पारंपरिक उत्साह के साथ ही गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर के अंदर ही। अच्छी फसल से संबंधित है ये, और भगवान को पवित्र शराब है वो चढ़ाते हैं यहाँ पर। तमिलनाडु के अंदर ही जल्लीकट्टू महोत्सव है, इसका भी आयोजन हाल ही में किया जा रहा है। और कर्नाटक के अंदर ही कीचड़ में जो भैंसों की दौड़ होती है उसको क्या कहते हैं? कंबाला। तो ये क्या कहते हैं? कंबाला। अब ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अनुतिन चान विराकुल हैं, ये थाईलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में ही जीएसटी 2.0 के तहत कौन सी दर संरचना को मंजूरी दे दी गई है? तो 5%, 18% और 40% को। आगे है रेमन मैक्सेस पुरस्कार 2025 द एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है, और ये राजस्थान का एनजीओ है। फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई थी? तो गोवा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन सी है? तो बिना डंक वाली मधुमक्खियां, जो कि पेरू के अंदर है। तो पेरू के अमेजोन वन है वहां पे पाई जाती हैं। और हाल ही के अंदर ही जो कीड़े की प्रजाति है इसको कानूनी अधिकार है वो दे दिया गया है, क्योंकि बिना डंक वाली मधुमक्खी है और ये डंक नहीं मारती, इस वजह से इसका शोषण हो रहा है। मेल का जो अंग पुष्पी है उसको एंड्रोसियम या पुमंग कहते हैं, और फीमेल का जो अंग होता है पुष्प वाला उसको क्या कहते हैं? गाइनोसियम या जायांग कहते हैं। न्यूजीलैंड के द्वारा भी कानूनी मान्यता है वो नदी और पर्वत को दिया गया है। नदी का नाम है वागानुई और पर्वत का नाम है माउंट तारानाकी। फॉर्मिक अम्ल है वो किसमें पाया जाता है? तो लाल चिट्टी के अंदर पाया जाता है। कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी कहलाता है, और मधुमक्खी का अध्ययन है वो एपीकल्चर कहलाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं पहले। 134वीं डूरंट कप ट्रॉफी 2025 का विजेता नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब बना है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 तो 23 अगस्त को मनाया गया है, क्योंकि 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 के द्वारा ही साउथ पोल पर लैंडिंग की गई थी, और जिस पॉइंट पर लैंडिंग की है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने ही पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के अंदर शीर्ष स्थान पटना का है। 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन तियानजिन चाइना के अंदर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत सरकार ने ही किसके साथ में न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान के साथ में। तो 1 जनवरी 1992 में ही शुरू हो गया था। 1988 के अंदर एग्रीमेंट किया गया था। प्रधानमंत्री उस समय थे राजीव गांधी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे बेनजीर भुट्टो। तो इन दोनों के मध्य एग्रीमेंट हुआ था कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इनकी जानकारी का आदान प्रदान हो किया जाएगा। नेक्स्ट है ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 का विजेता मैग्नस कार्लसन बने हैं, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, और इसका होस्ट कौन है? रियाद अबू धाबी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में ही सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड बारबी फैल को दिया गया है। इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को कहां पे लॉन्च किया है? तो लद्दाख में। निसार तो ये GSLV F-16 के द्वारा लॉन्च हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने ही नया लोगो और शुभंकर सांख्यिकी किया लॉन्च। तो सांख्यिकी है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है उसके द्वारा ही नया लोगो और शुभंकर को लॉन्च किया है। ये नाम भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। अब जो
गायत्री मंत्र है, उसका भी रिवीजन देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना है, इसका समय है 1951 से 56 तक। मॉडल है हैरा डोमल मॉडल पर यह आधारित है और प्रारूप तैयार किया था KN राज के द्वारा। लक्ष्य था कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। विकास दर, तो विकास दर का लक्ष्य 2.1% था, लेकिन प्राप्त हुई थी 3.6%। तो लक्ष्य से ज्यादा प्राप्त हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर ही विकास दर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय है 1956 से 61 तक। मॉडल था महानोबिस मॉडल और लक्ष्य था उद्योगों का विकास एवं औद्योगिकरण, मतलब तीव्र औद्योगिकरण और उद्योगों का विकास करना, ये इसका प्रमुख लक्ष्य है। विकास दर का लक्ष्य 4.5% रखा गया था, लेकिन प्राप्त हुई थी 4.27%, यानी जो विकास दर का लक्ष्य से कम प्राप्त हुई थी सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंदर ही। और इसके अंतर्गत ही लोहा इस्पात संयंत्र जैसे भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा और दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जो लोहा इस्पात संयंत्र है इनकी स्थापना भी सेकंड पंचवर्षीय योजना है उसी के समय की गई थी। और बोकारो है, इसकी स्थापना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसके समय इसकी स्थापना की गई थी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय 1961 से 66 तक है। मॉडल है जॉन सेडी व सुखमय चक्रवर्ती डिओस्ट्रेक्स प्लेनिंग, तो इस पर यह आधारित थी। कृषि और उद्योगों पर इसमें बल दिया गया था। विकास दर का लक्ष्य 5.6% था, लेकिन प्राप्त हुई है 2.4%। तो इसका कारण क्या था, क्योंकि उस समय मतलब चाइना और भारत के मध्य युद्ध हो गया था, तो इस वजह से मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूरा नहीं प्राप्त किया था भारत ने। FSI जो फूड सेफ्टी जो FSI है, इसकी स्थापना कब की गई थी 1965 के अंदर ही, और 1966 से 69 तक ही प्लान हॉलीडे चला था और हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी समय की गई थी। और जो बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय ही की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका समय है 1969 से 74। मॉडल था अशोक रुद्र एंड LS माने। प्रारूप DR गोडगिल ने इसका प्रारूप तैयार किया था। लक्ष्य है स्थिरता के साथ ही आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना, ये इसका लक्ष्य था। विकास दर 5.5 से 5.7% रखी गई थी, लेकिन प्राप्त हुई है 3.3% ही। और इसी समय 1974 के अंदर ही ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा भी शुरू किया गया था, जिसके तहत ही फर्स्ट जो परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण जैसलमेर के अंदर। 1969 के अंदर ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इनको भी आप याद रख लेना। आपसे थोड़ी सी एक छोटी योजना है, इसका समय है 1974 से 79 तक का। मॉडल था DPR धर्म मॉडल है। लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन के साथ में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। विकास दर का लक्ष्य 4.4% रखा गया है और प्राप्त हुई थी 4.8%। अनवर्त प्लान चला था 1979 से 78 से 79 तक, फिर 79 से 80 तक ये अनवर्त प्लान चला था, अर्थात रोलिंग प्लान। और इसके जनक थे डॉक्टर गुन्नार मिडल। ये विश्व के अंदर ही जो अनवर्त प्लान है इसके जनक थे और उनकी बुक है एशियन ड्रामा। भारत के अंदर कौन थे इसके जनक, तो TD जो लक्कड़ वाला है वो भारत के अंदर इसके जनक थे। छठी पंचवर्षीय योजना, तो इसका समय है 1980 से 85। मॉडल है आगत निर्गत और लक्ष्य था रोजगार सृजन व गरीबी का उन्मूलन करना। विकास दर का लक्ष्य 5.2% रखा गया है, प्राप्त हुई थी 5.7%। और इस समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगली देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय है 1985 से 90 तक का। मॉडल था दीर्घकालीन विकास व उद्धारिक मॉडल। लक्ष्य रखा गया है आधुनिकीकरण के साथ में सामाजिक न्याय। विकास दर लक्ष्य रखा गया है 5% का, प्राप्त हुई थी 6%, तो ये मतलब लक्ष्य से ज्यादा प्राप्त हुई थी। नारा था रोटी रोजा व उत्पादकता, अर्थात भोजन काम और उत्पादकता, इसका नारा था सातवीं पंचवर्षीय योजना का। ये पूछ सकते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का नारा है, ये था तो सातवीं का। अवकाश चला था 1990 से 92 के मध्य और 1991 के अंदर ही इसी समय LPG भारत के अंदर LPG की शुरुआत सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय ही की गई थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं। और ये क्लास आप स्टेट लेवल के एग्जाम हो चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम, सभी के लिए इंपोर्टेंट होगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना का समय है 1992 से 97 का। मॉडल था जॉन W मिलर, ये इसका मॉडल था। लक्ष्य रखा गया था मानव संसाधनों का विकास करना। विकास दर का लक्ष्य 5.6% था, प्राप्त हुई थी 6.8%। और मानव विकास सूचकांक 1990 से 91 के अंदर ही महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के प्रयासों से शुरू किया गया था UNDP के द्वारा। पंचायती राज और नगरीय निकायों के लिए ही जो 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था वो भी इसी समय हुआ था। पंचवर्षीय योजना का समय है 1997 से 2002। मॉडल आगत निर्गत मॉडल पे आधारित है। लक्ष्य है सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ में आर्थिक समृद्धि। विकास दर का लक्ष्य 6.5% है और प्राप्त हुई थी 5.4%।
और इस समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2000 को। और कोरगिन वॉर है वो भी इसी समय हुई थी 1999 के अंदर। 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका समय 2002 से 2007 तक का था। लक्ष्य था सामाजिक न्याय एवं दक्षता के साथ में आर्थिक विकास। विकास दर का लक्ष्य 8%, प्राप्त हुई थी 7.6%। और नरेगा 2005 के अंदर ही शुरू की गई थी और लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। 11वीं पंचवर्षीय समय, तो समय था 2007 से 12। इसका लक्ष्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तीव्र व समावेशी विकास पर बल दिया गया था। तो ये से पूछ सकते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय समय है, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? तो तीव्र व समावेशी विकास पे लक्ष्य रखा गया है। विकास दर लक्ष्य 9% था, लेकिन प्राप्त 8%। लेकिन सबसे ज्यादा विकास दर कब प्राप्त हुई है? तो 11वीं पंचवर्षीय समय ही प्राप्त हुई थी। और आरटी एक्ट 2009 जो कि अब लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, वो भी इसी समय हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका समय है 2012 से 17 तक का। लक्ष्य है तीव्र सतत व अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य। तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय समय है, इसका लक्ष्य पूछा जाता है, तो दोनों में आप कंफ्यूजन मत होना। जो 11वीं है उसमें तीव्र और समावेशी विकास है, जबकि 12वीं में तीव्र और सतत, इसमें सतत भी दे रखा है, सतत व अधिक समावेशी विकास पे बल दिया गया था। विकास दर का लक्ष्य वही 9% है, प्राप्त हुई थी 6.7 से 6.9%। कृषि लक्ष्य इसमें 4% था और प्रजनन दर का लक्ष्य था 2.1।